IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक नए चैप्टर को देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में क्या संबंध था, प्लासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ इसको देखेंगे। तो जो आज का चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बंगाल ही एक ऐसा प्रांत था जहां से जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन व्यवस्था को स्थापित किया। बंगाल ही वो राज्य था जो उस समय सबसे बड़ा राज्य था और बंगाल ही वो राज्य था जहां सबसे ज्यादा भू राजस्व की वसूली होती थी। और बंगाल इतना बड़ा राज्य था कि वहां पर जनसंख्या भी अधिक थी, शासन करना भी आसान नहीं था और बंगाल के नवाब जो है शासन वहां चलाते थे। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने वहां पर, याद रखिएगा, धीरे धीरे कंपनियों ने, ब्रिटिश सरकार ने वहां पर शासन व्यवस्था स्थापित किया। वो पहला अगर कोई राज्य था भारत का तो बंगाल था। तो बंगाल की बिसात एक ऐसी बिसात है जहां से इतिहास में मॉडर्न इंडिया को कहा जाता है कि शुरुआत होती है। प्लासी और बक्सर के युद्ध थे। तो याद रखना, इसी चैप्टर में हम लोग प्लासी को पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम बक्सर को पढ़ेंगे। और कहा जाता है कि प्लासी एक सौदा था, प्लासी ने क्या किया, एक सौदा किया, और बक्सर एक निर्णायक जीत थी। तो कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, कंपनी के लिए प्लासी के युद्ध ने दरवाजा खोल दिया भारत में आने के लिए, और बक्सर के युद्ध ने उनको स्थापित कर दिया, उनको बैठने का स्थान दे दिया। तो याद रखना, प्लासी और बक्सर ये देखना है हमें। इसके अलावा द्वैत शासन क्या होता है ये देखना है, और इलाहाबाद की संधि ने क्या बदल दिया हमारे इतिहास को ये देखना है। और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। याद रखना, ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको जो स्किप मत कीजिएगा और इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बारीकियों को जानना बहुत जरूरी है। मॉडर्न इंडिया का सबसे कठिन कोई पार्ट है तो यही पार्ट है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मैसूर, इसके बाद आपका जो हैदराबाद, इसके अलावा मराठा, ये सब जो राज्य है, सिंध, जिनके साथ अंग्रेजों के युद्ध हुए हैं, यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आपको एक एक चीज डिटेल में बताई जाए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों से संप्रभु शासक तक का सफर शुरू हुआ था। 1651 से लेकर के 1772 तक का जो है ये सफर शुरू हुआ। तो 1651 में याद रखिएगा, बंगाल के नवाब की शक्ति धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी 1651 से। और 1772 जब द्वैत शासन समाप्त हुआ और बंगाल पे पूरा शासन स्थापित हुआ, तो पूरे बंगाल की जो कहानी है यही 1651 से लेकर 1772 के बीच में हमें पढ़ना है। बंगाल के कौन से नवाब हुए थे, उनका क्या काम था वो देखना है। सिराजुद्दौला और मीर कासिम, इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी अपने अपने समय में नवाब के रूप में, ये देखना है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे सिराजुद्दौला की दोहरी चुनौती 1756 ईस्वी में। याद रखिएगा, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब जब बना था, तो जब ये बंगाल का नवाब बना तो याद है इसके सामने दोहरी चुनौती थी, क्योंकि कुछ अपने विरोधी थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे काम किया कि कंपनी भी विरोधी हो गई। तो याद रखना कि बंगाल की कुर्सी पर सिराजुद्दौला बैठ तो गए थे, लेकिन और भी लोग थे जो उनको पीछे करके अपना गद्दी पर बैठना चाहते थे। तो उसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो उससे पहले थोड़ा सा हम आपको एक चीज और बता देते हैं। अगर ये भारत का मैप है तो याद रखिएगा, जो उस समय प्रांत होते थे उनको सूबा कहा जाता था। तो जो सबसे बड़ा सूबा था वो बंगाल था। बंगाल सूबे के प्रशासन नवाब चलाते थे, वहां जो नियुक्ति होती थी जिसकी, वो नवाब होता था। मुगल बादशाह दिल्ली से उनकी नियुक्ति करते थे। जो नवाब होते थे ये प्रशासन को चलाते थे बंगाल में, और भू राजस्व को वसूल करके मुगल दरबार में भेज देते थे, और बाद में वहां से जो हिस्सा मिलता था फिर उससे वो अपना काम चलाते थे। याद रखिएगा, बंगाल सबसे बड़ा सूबा प्रांत था उस समय का। आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश और आज का कुछ असम का क्षेत्र को मिला करके इतना बड़ा बंगाल था। तो बंगाल की बिसात एक अपनी महत्वपूर्ण थी। जब याद रखिएगा, जैसे जैसे जब औरंगजेब की डेथ हुई, जैसे जैसे मुगल प्रशासन या मुगल शासन पतन की ओर जाने लगा,
तो जो क्षेत्रीय राज्य थे वो जो है मजबूत होने लगे, तो उसी में बंगाल भी मजबूत हुआ। और बंगाल का सबसे योग्य अगर कोई नवाब बना तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिराजुद्दौला की दोहरी चुनौती, अर्थात सिराजुद्दौला से शुरू करेंगे। यहाँ कोई डाउट अगर आपको बात पूछिएगा तो सिराजुद्दौला जब नवाब की गद्दी पर बैठे तो इनके सामने दो तरह की चुनौतियां थी, एक इंटरनल चुनौती थी और एक बाहरी चुनौती थी। तो इंटरनल चुनौती क्या थी, आंतरिक चुनौतियां क्या थी? तो सिराज मूल नाम इनका मिर्जा मोहम्मद था। इनके एक विरोधी थी इनकी मौसी घसीटी बेगम। इनकी मौसी घसीटी बेगम थी, ये चाहती थी कि मेरा बेटा जो है बंगाल का नवाब बने, ना कि सिराजुद्दौला बने। तो एक प्रतिद्वंदी ये थी। शौकत जंग, ये पूर्णिया का नवाब था। तो बिहार का जो पूर्णिया है वहां के नवाब का नाम था शौकत जंग। ये भी चाहता था कि मैं जो है नवाब बन जाऊं। और सेनापति मीर जाफर चाहता था कि मैं नवाब बनूं। तो मीर जाफर भी इसे बड़ी भूमिका निभाया और मीर जाफर ने ही इसके पतन में योगदान दिया सिराजुद्दौला के। तो कैसे दिया उसको आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परिणाम क्या हुआ? तो सिराज ने अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग की हत्या कर और घसीटी बेगम को बंदी बना लिया। तो प्रतिद्वंदी कुछ हट गए, ये दोनों प्रतिद्वंदी समाप्त हो गए। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी था विश्वासघाती मीर जाफर अभी भी उनका मुख्य सेनापति बना था। और इस आघात से सिराजुद्दौला बिल्कुल क्या थे, क्या कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं अनजान थे, ये याद रखना है। ये तो इंटरनल चुनौतियां थी, आंतरिक चुनौतियां थी। जो आपका एक्सटर्नल की बात करते हैं उसमें अगर बात करते हैं बाह्य चुनौतियां क्या थी, तो अंग्रेज दुश्मन कैसे बन गए। आपको पता होगा कि अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया गया था जिसे नाम दिया गया था सुनहरा फरमान। ये फरमान जारी कौन किया था? फर्रुखसियन ने जारी किया था 1717 में, और कहा था कि कंपनी 3000 रुपए वार्षिक किराया दे दे और पूरे बंगाल में वो फ्री में व्यापार करे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ये फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला है, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे अंग्रेजों के, वो भारतीय व्यापारियों को ये परमिट बेच देते थे, उनके बदले उनसे पैसा ले लेते थे और जो है निजी व्यापार करते थे। इसीलिए जो याद रखिएगा, जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो उसने देखा कि जो ये फरमान जारी किया गया है, इस फरमान का दुरुपयोग हो रहा है। उस फरमान को दस्तक भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो लिखा है कि दस्तक का निजी व्यापार में दुरुपयोग हो रहा था, जबकि वो कंपनी को दिया गया था, ना कि भारतीय व्यापारियों को और ना ही अंग्रेजी व्यापारियों को दिया गया था। वो केवल कंपनी को दिया गया था 3000 रुपए वार्षिक पर। तो उसका गलत दुरुपयोग हो रहा था, जिससे जो है नवाब को नुकसान हो रहा था। तो नवाब को जब नुकसान हो रहा है भू राजस्व में या राजस्व में वसूली में नुकसान हो रहा था, तो उसने क्या किया, दस्तक को समाप्त कर दिया। अब जैसे ही दस्तक को रोका वैसे ही अंग्रेज नाराज हो गए और सबसे बड़ा दुश्मन किसको जो है मान लिया, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मान लिया। सिराजुद्दौला के साथ दूसरी जो समस्या उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम की अनाधिकृत किलेबंदी जब शुरू की, तो जैसे अंग्रेजों ने किलेबंदी शुरू किया, सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। ये भी एक कारण था। तीसरा था भगोड़े कृष्ण बल्लभ को शरण देना और नवाब को नजरअंदाज करना, ये भी एक समस्या थी, जिसकी वजह से नवाब और अंग्रेजों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया, अर्थात दुश्मनी हो गई। याद रखिएगा, सिराजुद्दौला एक चीज और से नाराज हुए थे। यहाँ जो लाइन लिखा है कि और नवाब को नजरअंदाज करना, ये है क्या? जब माले की जो अंग्रेज हैं वो तो बंगाल में व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हैं कंपनी के रूप में, कंपनी के साथ आए हैं। नवाब जब गद्दी पे बैठे, कौन, सिराजुद्दौला, तो जब कोई गद्दी पे बैठता है, कोई मंत्री बनता है, तो लोग अपने जो लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, आज भी ऐसा है और उस समय भी लोग तोहफा भेजते थे, लोग सम्मान में उनके यहाँ जाते थे और उनको जो शुभकामनाएं देते थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बने तो कंपनी की ओर से न कोई भेंट भेजा गया, न कंपनी की ओर से कोई मिलने आया, न कंपनी की ओर से कोई उपहार दिया गया। तो इसकी वजह से भी कौन नाराज हो गए थे, नवाब सिराजुद्दौला।
उनका कहना था कि हमारे राज्य में आप व्यापार कर रहे हैं और हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक जो है विवाद का कारण था। तो कई विवाद के कारण थे, उसमें एक ये भी था। तो सिराजुद्दौला के सामने कंपनी भी विरोधी बन गई और अपने भी विरोधी बन गए, दोनों तरह के विरोधी बन गए। तो संकट इनकी कुर्सी पर बिल्कुल था, लेकिन अंग्रेजों को बहाना चाहिए था कि आखिर किस बहाने से हम इन पर आक्रमण करें और इस पर कब्जा करें। तो इसी में इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। संघर्ष और अलीनगर की संधि, याद रखिएगा आज भी कलकत्ता में अलीनगर है, उस समय कलकत्ता को अलीनगर नाम दे दिया गया था। तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 15 जून 1756 की बात करेंगे। तो नवाब सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर आक्रमण किया इन्होंने, क्योंकि कलकत्ता पर कंपनी का अधिकार था। कलकत्ता पे आक्रमण किया। गवर्नर रोजर ड्रेक फुल्टा टापू पर भाग गया। कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा गया। प्रभावी उसका मानिक चंद को बनाया गया। मानिक चंद को बना दिया गया। किसने बनाया? नवाब सिराजुद्दौला ने बनाया। तो कलकत्ता का नाम अली नगर किसने रखा था? नवाब सिराजुद्दौला ने रखा। और वहां पर जो है जब देखा कि कंपनी जो है अलग गतिविधियां कर रही है, बंदूकों का निर्माण कर रही है, तो उसने क्या किया, कंपनी पर हमला कर दिया और कलकत्ता को जीत करके अली नगर नामक नाम रखा कलकत्ता का, और मानिक चंद को उसका प्रभारी बना दिया कि आप कलकत्ता का प्रशासन देखिए। इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ा। अब कंपनी को जो है बहाना खोजना शुरू किया कि हम कैसे जो है ऐसा कुछ खोजें जिससे सिराजुद्दौला के साथ हमारी लड़ाई हो सके और हम इसको पद से हटा दें। तो जब कोई दुश्मन को हमें हराना होता है तो पहले हम उसके कमियों को खोजना शुरू करते हैं कि कमी कहाँ है। तो एक कमी कहाँ दिखी, कारण इनका नहीं था, वो है घटना है ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसे हम काल कोठरी त्रासदी कहते हैं, काल कोठरी की घटना कहते हैं, जो 20 जून 1756 को घटी थी, कलकत्ता में घटी। हुआ क्या कि ये घटना ये है कि एक इतिहासकार है, उनका नाम है हॉलबेल। हॉलबेल ने एक पुस्तक लिखी थी एलाइव द वंडर में। इन्होंने पुस्तक में लिखा था कि एक छोटा सा कमरा था, 14 बाई 14 का कमरा था। इस कमरे में सिराजुद्दौला के कहने पर, इनके आदेश पर, ये कौन कह रहा है? हॉलबेल कह रहे हैं कि किस पुस्तक में कह रहे हैं? एलाइव द वंडर, इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा। कह रहे हैं कि सिराजुद्दौला के कहने पर, उसके आदेश पर उनके सैनिकों ने 14 बाई 14 के कमरे में 146 अंग्रेज बंदियों को फोर्ट विलियम की कोठरी में कैद कर दिया। केवल 23 जीवित बचे, जिसमें मैं भी था। ये कौन कह रहा? हॉलबेल कह रहे हैं कि केवल 23 लोग जीवित बचे और उस जीवित बची व्यक्ति में मैं भी था, और उसमें बच्चे भी थे, वृद्ध भी थे और महिलाएं भी थी। 146 लोगों में ये आरोप लगाया। हॉलबेल ने किताब में ये बात को लिखा। जो इसके पीछे साजिश किसको करार दिया? सिराजुद्दौला को करार दिया। अंग्रेजों को यही मौका मिल गया कि आपने इतने अंग्रेजों को मारने का आपके ऊपर क्या लगा दिया, एक तरह से आरोप लगा दिया। ऐसी स्थिति में एक कारण मिल गया किसको? अंग्रेजों को, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना का उल्लेख किसने किया था, तो हॉलबेल ने किया है। ये इन्हीं के दिमाग की उपज है। लेकिन 14 बाई 14 के कमरे में इतने लोगों को अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तब भी नहीं आएंगे। लेकिन जो है चूंकि कोई ना कोई बहाना चाहिए था, उन्होंने बहाना बनाया। दूसरा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना है वो किस किताब में मिलता है, तो एलाइव द वंडर। ये घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 को। और ये घटना कहाँ घटी थी? तो कलकत्ता में घटी थी। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो गलती बिल्कुल आप मत करिएगा। इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ा। अक्टूबर 1756 में क्या हुआ? मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन का आगमन हुआ। जब ये घटना हो गई तो मद्रास में उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, वहां से उसको बुलाया गया कलकत्ता और कहा गया अब आप यहाँ के व्यवस्था को देखिए। प्रभारी मानिक चंद ने घूस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। तो इनको प्रभारी बनाया गया था मानिक चंद को कि आप कलकत्ता को देखिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कुछ पैसा लेकर के और कलकत्ता पुनः रॉबर्ट क्लाइव को सौंप दिया।
फिर इतिहास आगे बढ़ा। 9 फरवरी 1757 को क्या हुआ? अलीनगर की संधि हुई। सिराज ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार लौटा दिए, किलेबंदी की अनुमति दे दी और सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ और सिराजुद्दौला के साथ में अली नगर की संधि हुई है 9 फरवरी 1756 को। तो जो अधिकार नहीं दिया था उसको दे दिया और कहा कि आप किलेबंदी कर सकते हैं फोर्ट विलियम की, सिक्के चलाने का आदेश दे दिया और व्यापार करने का भी आदेश दे दिया। तो अली नगर की संधि के तहत यह हुआ और रॉबर्ट क्लाइव ने आश्वासन दिया था कि जो सुनहरा फरमान था, जो आपका दस्तक था, इसका दुरुपयोग अब आगे नहीं किया जाएगा। तो जो समस्या उसने सिराज ने कही, तो रॉबर्ट क्लाइव ने आश्वासन दिया था कि मैं जो है इसका निजी व्यापार में उपयोग नहीं होने दूंगा। और इसी शर्त पर जो है अलीनगर की संधि हो गई। तो उसने सिराज ने अनुमति दे दिया कि आप सिक्के ढाल सकते हैं, आप किलेबंदी कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस दस्तक का जो दुरुपयोग नहीं करेंगे, आप भारतीय व्यापारियों को नहीं बेचेंगे। इसी आधार पर अलीनगर की संधि हुई है। याद रखना, कलकत्ता को अलीनगर भी कहा जाता है, आज भी कलकत्ता में अलीनगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इतिहास और आगे बढ़ा। प्लासी का षड्यंत्र शुरू हो गया। रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि सिराजुद्दौला को हराना जरूरी है। हमने अलीनगर की संधि तो कर लिया, लेकिन ये दुश्मनी आगे भी बनी रह सकती है, ये दस्तक को फिर रोक सकता है। बात समझ आया? तो प्लासी का षड्यंत्र शुरू हो गया। विश्वासघात का जाल बुनना किसने शुरू कर दिया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है आया चतुर था, उसने ये खोजना शुरू किया कि सिराजुद्दौला की कमी कहां कहां पर है। तो जो सबसे बड़ी कमी दिखाई दी, चिराग के तले अंधेरा, अर्थात वो दिखाई दिया कौन? मीर जाफर, जो मुख्य सेनापति है, जिसके बदौलत सेना युद्ध लड़ती है, वही विश्वासघाती है, उसकी महत्वाकांक्षा नवाब बनने की है। ये बात रॉबर्ट क्लाइव को मालूम चल गई। तो कौन कौन से प्लासी के षड्यंत्र रचे गए? उसमें सबसे पहला मुहरा कौन था? मीर जाफर। ये मीर बख्शी और मीर सेनापति दोनों के पद पे था। सेना के मुख्य अधिकारी को मीर जाफर, वो मीर बख्शी कहा जाता था। ठीक है, मीर बख्शी कोई नाम नहीं है, पद है ये। सेनापति के पद पर मीर जाफर बैठा हुआ था और सबसे बड़ा विश्वासघाती यही था, क्योंकि तो इसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? नवाब बनने की थी। लिखा क्या है? सेना को रोकने का कार्य किया, अगला नवाब बनने का लालच था इसके अंदर। तो क्लाइव ने इसको वादा किया, क्लाइव ने इसे वादा किया कि हम आपको नवाब बनाएंगे, आप हमारा साथ दीजिए, नवाब बनाएंगे। और कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध में एक भी सिंगल तीर नहीं चलाया था किसने? मीर जाफर ने। युद्ध हारने का जो सबसे बड़ा कारण था वो मीर जाफर का विश्वासघात था। तो षड्यंत्र बुनना शुरू हो गया। दूसरा व्यक्ति था अमित चंद। ये धनी व्यापारी और दलाल था, गुप्त समझौता करवाया था। तो ये पैसा पहले नवाब को देता था, अब ये फंडिंग करना किसने शुरू कर दिया? किसको? अंग्रेजों को कहा कि पैसा उनको नहीं देंगे, हम मीर जाफर को देंगे। जगत सेठ माधव राय बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, वित्तीय समर्थक था, तो ये पैसा सिराज को देता था। तो अंग्रेजों ने कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अब तुम पैसा फंडिंग नहीं करोगे नवाब को, अगर करोगे तो आपके व्यापार को रोक दिया जाएगा। तो ये याद रखना, ये लोन पे पैसा सबको देता था, महाजनी का काम करता था, तो नवाब को भी पैसा देता था जब कभी जरूरत पड़ती थी। अब नवाब के आर्थिक रास्ते को बंद करना था, तो जगत सेठ को अंग्रेजों ने समझा लिया, उसको अपनी ओर मिला लिया। और अन्य मोहरे क्या थे? राय दुर्लभ राय, यार लतीफ खां और जो है आदिम खां, ये सब सेना के में अलग अलग पदों पे थे। इन लोगों को भी लालच दिया गया कि आपको भी पैसा मिलेगा, आपको जागीरें मिलेंगी, आपको पद मिलेगा, आपको बस ये इतना करना है कि आपको जो है युद्ध जब होगा तो आपको पीछे रहना है, आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। तो रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऐसा जो है क्या कहते शतरंज का खिलाड़ी था, जिसे सारी गोटी को सेट कर दिया प्लासी के युद्ध से पहले कि जब युद्ध हो तो वहां पर जो है कोई जो है रुकावट न रहे और बंगाल पर कब्जा करना जरूरी है। मैंने आपसे बताया था शुरू में ही, आगे वाले इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया था, कि कंपनी हमारे यहाँ केवल व्यापार करने आई है, कंपनी हमारे यहाँ भूभाग जीतने नहीं आई है।
लेकिन मैंने बताया था कि कंपनी के व्यापार पर अगर रुकावट कोई भी राजा या नवाब या कोई भी देगा सुल्तान, तो कंपनी उसको जीतने का प्लान बनाती थी। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव का कहना यह था, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने अधिकारियों के बीच में यह बात कही थी कि हमें बंगाल पर राज करना है। अगर बंगाल पर राजनीतिक अधिकार हमारा हो जाएगा तो हमारा व्यापार के लिए दस्तक वस्तक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम और व्यापार अपना बढ़ा सकते हैं। हमें जो है इंग्लैंड से आदेश है कि कंपनी के व्यापार को और बढ़ाओ, बंगाल में और व्यापार को बढ़ाया जाए। इसी के संदर्भ में याद रखिएगा ये काम शुरू हुआ। और याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के जो कमजोर कड़ियां थी, कमजोर नस थी, उसको पकड़ना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया, जिससे सिराजुद्दौला नवाब जो था वो कमजोर होता चला गया। उनमें सबसे बड़ी भूमिका मीर जाफर ने निभाई थी, इनको नवाब बनना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंग मेकर्स जगत सेठ का वंश। याद रखना, जगत सेठ की बात यहां हम क्यों करेंगे, क्योंकि जगत सेठ याद रखिएगा ये फंडिंग करता था, बंगाल की व्यवस्था को चलाता था ये। तो लिखा है कि जगत सेठ का पारिवारिक उपाधि थी मानिक चंद के परिवार के सबसे बड़े बेटे को। मानिक चंद मृत्यु 1714 में हुई थी, पहला जगत सेठ था। जगत सेठ एक उपाधि थी। फतेह चंद मृत्यु हुई 1744 में, दूसरा जगत सेठ थे। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उपाधि दी थी। माधव राय या मेहताब राय ये तीसरा जगत सेठ थे जो प्लासी के षड्यंत्र में शामिल थे। माधव राय, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ, इसलिए बताना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, और 1700 जो है आपका 63 में मीर कासिम द्वारा मुंगेर में इनकी हत्या कर दी, क्योंकि उसको पता चल गया कि सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी यही है। कुशल चंद आपका चौथा जगत सेठ थे, ये माधव राय का पुत्र था। तो जगत सेठ यह एक उपाधि थी और ये लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई थी प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में जब हथियार बनाए जाते थे युद्ध के लिए, तो उस समय सिराज जब इनसे पैसा मांगा तो दिया ही नहीं पैसा हथियारों के लिए, और नए हथियार कहा कि हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं, क्योंकि वो षड्यंत्र में शामिल था। तो इसने भी बड़ी भूमिका निभाई थी मीर जाफर की तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। एक दुख भरी रात थी, याद रखना। इसमें याद रखिएगा, एक तरफ ब्रिटिश सेना में रॉबर्ट क्लाइव था, 80% जो सैनिक थे उसमें मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ, विश्वासघाती सेना मैदान छोड़ दिया। तो 100% सेना में 80% केवल विश्वासघाती थे, 20% वफादार थे जो सेना के नवाब में थे। वफादार में मीर मदान और मोहनलाल और सेना लड़ते हुए मारे गए। तो मीर मदान और मोहनलाल, याद रखना, ये फिर भी युद्ध लड़ते रहे लेकिन अंत में मारे गए। भागीरथी नदी के किनारे युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। हुगली नदी को उसके ऊपरी भाग में भागीरथी कहते हैं, नदिया जिले में। याद रखना, प्लासी कहाँ पे है, युद्ध कहाँ हुआ था, क्वेश्चन पूछा था, भागीरथी नदी किनारे हुआ था। भागीरथी नदी के किनारे नदिया जिले में मीर जाफर, या लतीफ और रायदुल्लम ने बिना लड़े मैदान छोड़ दिया। वफादार मीर मदान और मोहनलाल लड़ते हुए मारे गए। मीर जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग से सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी और इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। याद रखिएगा, सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग से करवाई थी जब वो युद्ध के मैदान से भाग रहा था तब। उत्तर प्रदेश के पीसीएस में एक मजेदार क्वेश्चन एक बार पूछा गया, आप जाके प्रीवियस पेपर देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध से कैसे भागा था। ऑप्शन भी मजेदार था, ऊंट से, घोड़े से, हाथी से, पालकी से, या पैदल भागा था। अब जरा मुझे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि एक नवाब की हत्या हो सकती है, उसकी जान पे पड़ जाए और वो पालकी का इंतजार करेगा, वो हाथी पे कितना देर भाग पाएगा, वो ऊंट पे कितना देर भाग पाएगा। तो भागा कैसे था, पैदल भागा था। और बाद में फिर जो है बेटे मीरन के कहने पर मोहम्मद बेग ने उसकी गला काट दिया, उसकी हत्या कर दी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि युद्ध जो है एक मामूली युद्ध था। प्लासी के युद्ध में ने क्या किया, दरवाजा खोल दिया भारत के लिए ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। तो याद रखना, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा प्लासी का, ये भी याद रखिएगा। प्लासी कहाँ है ये याद रखिएगा, किस नदी किनारे युद्ध हुआ था, कब युद्ध लड़ा गया था, इसका सेनापति कौन था, तो याद रखना आपका जो है रॉबर्ट क्लाइव था। तो प्लासी की विजय एक विश्वासघाती थी, पीए रॉबर्टसन ने कहा था। यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया, ये के एम पनिक्कर ने कहा था। और इसके अलावा
कवि सुबयम जो है भारती और नबी चंद सेन ने इसे अस्थाई दुख भरी रात कहा था। तो प्लासी के बारे में किसने क्या कहा था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता देता हूं जिससे आपको ये याद रहे। और इसका जो पीडीएफ है, आपको इस तरह से पीडीएफ में याद करना आसान हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ जो है हमारे एग्जाम वेब आप पे ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं मिलेगा तो दिए गए नंबर पे फोन करना, मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जब प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया तो जो नवाब बने वो कठपुतली की तरह बने, जो अंग्रेज कहते थे वही वो मानते थे, इसके अलावा उनके और कोई काम नहीं था। तो याद रखना 1757 से लेकर 1763 के बीच में जो भी नवाब बना वो कठपुतली की तरह ही था, सब अंग्रेजों के लिए ही काम कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करेंगे मीर जाफर की नंबर 1 पर। फेज 1, मीर जाफर जब नवाब बना 1757 से लेकर 1760 के बीच में नवाब बन गए। कलायू का गीदड़ कहा जाता था इसको, मीर जाफर को कलायू का गीदड़ कहा जाता था। कंपनी को 24 परगना की जागीर जमींदारी दी गई। तो कंपनी को याद रखना, जब नवाब बना कौन, मीर जाफर, तो खुशी में कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दे दी। और 24 परगना पश्चिम बंगाल का एक जिला है, तो उसकी जमींदारी किसको दे दिया गया, कंपनी को। 3 करोड़ रुपए घूस दी। डचों के साथ षड्यंत्र, बेदरा युद्ध के बाद हटाया गया। तो बेदरा के युद्ध में भी जो है सहयोग किया था किसने, तो मीर जाफर ने, ये भी याद रखिएगा, डचों के खिलाफ। फिर याद रखिएगा, और आगे बताते हैं आपको, मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि यह अंग्रेजों के लिए एक ऐसी बोरी थी कि अंग्रेजों को जब जरूरत पड़ी हाथ निकाला बोरी में और पैसा निकाल लिया। इनसे जब भी कहीं कुछ काम होता था तो कंपनी इन्हीं से पैसा मांगती थी। ये इतना कहा जाता है कि इन्हीं के बारे में कहा जाता है, आपने बचपन में कहानी सुना होगा, इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इनके सोने चांदी के बर्तन तक बिक गए अंग्रेजों को देने में, पैसा देने में। याद रखिएगा, जब भी अंग्रेजों को जरूरत पड़ती थी वो ऐसे ही जो है हाथ डाल करके पैसा निकाल लेते थे। तो लिखा है, कर्नल मेल्सन कहते हैं, जितना हो सके हड़प लो, मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करो। ये जो है याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव का जो है ये कथन करता था, लेकिन ये कर्नल मेल्सन ने उसको सलाह दी थी, ये बात याद रखना। तो याद रखना, उनको एक बोरी की तरह समझा गया। इतनी लूट हुई कि मीर जाफर परेशान हो गए, और मीर जाफर परेशान हो करके नवाबी के पद को छोड़ दिया। कब, 1760 में। तो 1760 में नवाबी के पद को छोड़ दिया। इतने पैसे की मांग हुई, खुद ये बूढ़ा थे, 80 साल के बूढ़े थे। इन्होंने क्या किया, मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम नवाब बन गए। कब से कब तक, 1760 से 1763 तक मीर कासिम का नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम एक कठपुतली न सिद्ध होकर के एक योग्य सिद्ध हुआ। अब मीर कासिम क्या है कि बंगाल की दूसरी क्रांति इसको कहते हैं। तो जब मीर कासिम नवाब बना तो इसे बंगाल की दूसरी क्रांति कहते हैं, ये याद रखिएगा। कर्नल बेसिटार्ड द्वारा कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव दिया था इसने। शुरुआत में इन्हें कुछ उपहार दिया इसने, लेकिन इसको मालूम चल गया कि कंपनी के रहते हम नवाबी नहीं कर सकते हैं, कंपनी के रहते हम बंगाल नहीं चला सकते, क्योंकि कंपनी हमें कठपुतली समझती है। अब मीर कासिम ने कुछ ऐसा काम किया, अभी आगे बताऊंगा, कि कंपनी इनसे नाराज हो गई। तो कंपनी ने क्या किया, मीर कासिम को पद से हटा दिया, और पद से हटा करके पुनः मीर जाफर को फिर नवाब बनाया 1763 में। तो मीर जाफर नवाब 1757 से 1760 तक थे। 3 साल इनका दामाद था। ये इनको देखा कि ये कंपनी का काम नहीं कर रहे हैं, जबकि कंपनी कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। इनसे भी धन की मांग की गई, धन देने से मना कर दिया। इसने कुछ अलग काम करना शुरू कर दिया, तो कंपनी नाराज हो गई। वो कौन कौन से काम थे अभी आगे बताऊंगा मैं। तो कंपनी ने क्या किया, 63 में इनको पद से हटा दिया और पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। तो कासिम के विद्रोह के बाद पुनः सत्ता इनको दी गई मीर जाफर को। और जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बक्सर का युद्ध जब 1764 में हुआ, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो यही था, मीर जाफर ही था। ठीक है,
तो मीर जाफर ही था बंगाल का नवाब, ये बात याद रखना, जब बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण था कि मीर जाफर बने, फिर मीर कासिम आए। मीर कासिम ने कुछ ऐसा काम किया जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। वो कौन कौन से काम थे, ध्यान देना। मीर कासिम का प्रतिरोध और बगावत क्या थी? नवाब का स्वदेशी प्रयास, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। पहला काम क्या, अगर ये बंगाल का भारत का मैप है और कलकत्ता यहां पर है और कलकत्ता के बगल में ही मुर्शिदाबाद था, तो अंग्रेज जब कुछ कोई भी जरूरत पड़ती थी तो कलकत्ता से मुर्शिदाबाद 1 घंटे पहुंच जाते थे, जब पैसे की मांग हो पहुंच जाते थे। तो नवाब इतना परेशान हुआ मीर कासिम ने, उसने क्या किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। अब राजधानी कलकत्ता मुर्शिदाबाद से कहां पहुंच गई, मुंगेर, जो बिहार में पड़ता है। अब कलकत्ता से मुंगेर दूर हो गया, तो अंग्रेज बड़ा नाराज हुए कि बिना हमसे पूछे तुम राजधानी बदल दिए, जबकि तुम हमारे कहने पर तुम नवाब बने हो, हमने तुमको नवाब बनवाया है मीर जाफर के कहने पर, लेकिन तुम जो है बिना हमसे पूछे राजधानी परिवर्तित कर दिए। इससे अंग्रेज नाराज हो गए। दूसरा, गुगिन खां आर्मेनियन के नेतृत्व में यूरोपीय ढंग से सेना का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। बिना अंग्रेजों से पूछे सेना बनाया और सेना का प्रशिक्षण शुरू कर, ट्रेनिंग शुरू कर दिया। तो अंग्रेज और नाराज हो गए कि भाई देखो, ये आप कैसे कर सकते हैं, आप हमारे कहने पर नवाब बने हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। तीसरा, मुंगेर में तोपखाना स्थापित कर दिया। अंग्रेजों को लगा कि अब तुम तोपखाना भी बना रहे हो, और मुंगेर में तोपखाना बनना शुरू हो गया, तोपें बनाई जाने लगी। तो अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और मुंगेर में तोप कारखाना स्थापित कर दिया गया, और मुंगेर में बंदूकों का कारखाना भी इसने स्थापित किया था। किसने, मीर कासिम ने, जो आज भी मुंगेर में बंदूक का कारखाना, ठीक है। तो इतना सब काम जब हुआ तो अंग्रेज क्या हो गए, नाराज हो गए कि आप जो है ऐसा काम नहीं कर सकते बिना हमारी अनुमति के। आगे बढ़ते हैं, संघर्ष का विस्फोट कैसे हुआ, आर्थिक प्रहार कैसे। मार्च 1763 में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी आंतरिक व्यापारियों को चुंगी मुक्त कर दिया, अंग्रेजों का एकाधिकार समाप्त कर दिया। मीर कासिम ने क्या किया कि दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया, उसको जो है सभी व्यापारियों को चुंगी मुक्त कर दिया। अब अंग्रेजों को लगा कि अभी तक तो हमें छूट मिली थी, भारतीय व्यापार छूट तो मिली नहीं थी, सबको छूट मिल गई, ये भी एक नाराजगी का कारण बन गया। रक्तपात क्या हुआ, हेग को बंदी बनाया गया और अमायत की हत्या कर दी गई। 1763 का पटना हत्याकांड, सुमरू द्वारा 148 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। इससे भी जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेज नाराज हो गए। परिणाम क्या हुआ, मेजर एडम्स द्वारा करवा, गिरिया और अद्धोनला युद्धों में पराजित हुआ और कासिम ने अवध में शरण ली। तो ये 3 युद्ध हार गए मेजर एडम्स से। अब मीर कासिम भाग के कहां पहुंच गए, अवध पहुंच गए। और अवध का नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला थे, वहां सिराजुद्दौला नहीं थे, सुजाउद्दौला थे। अब याद रखिएगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका ये अगर भारत का मैप है तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे, मीर जो कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय थे। बीच में अवध पड़ता है, जो आजकल लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है। तो अवध के नवाब कौन थे, याद रखिएगा, सुजाउद्दौला थे। कौन थे, या देखो लिखा है सुजाउद्दौला थे। और ये जो है बंगाल में कौन था, हेक्टर मुनरो था, क्योंकि इस समय बक्सर के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव वहां चला गया था, लंदन। अब हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में युद्ध होना था। अब याद रखिएगा, जब मीर कासिम अवध पहुंचे, अवध से ये लोग संपर्क किए मीर शाह आलम से। तो शाह आलम की सेना, अवध की सेना और मीर कासिम की जो सेना कुछ बची थी, इन तीनों लोगों ने एक संयुक्त सेना बनाया। तीनों की त्रिगुट संघ गठबंधन बन गया। इन तीनों ने आक्रमण किया, सेना भेजना शुरू किया आक्रमण करने के लिए। उधर से प्रतिरोध करने के लिए हेक्टर मुनरो चला, और बीच में मैदान कौन था, गंगा नदी किनारे बक्सर था। तो बक्सर में गंगा नदी किनारे युद्ध हुआ, और इस युद्ध में याद रखिएगा जो है मीर कासिम मारे गए, और मुगल बादशाह और शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की गई, ये बात याद रखिएगा। तो इनके भी राज को ले लिया गया, इनको भी पंगु बना दिया गया। इनकी हत्या तो नहीं की गई, इन्हें पंगु बना दिया गया, याद रखिएगा। अब देखो लिखा रणनीति क्या है, अंग्रेजों ने अवध के असद खां और रोहतास के सूबेदार को रिश्वत दे करके कंपनी की ओर मिला लिया। तो भारत के जो राजा थे खुद ही गद्दार थे,
एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र में भाग लेते थे, अंग्रेजों के साथ पैसा से बिक जाते थे। तो याद रखना इसमें भी विश्वासघात कुछ लोगों ने किया और अंत में वास्तविक विजय अंग्रेजों को मिल गई। याद रखना कब, तो 23 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ बक्सर का, और बक्सर का युद्ध एक निर्णायक था। इसने अंग्रेजी राज्य को राजनीतिक रूप से स्थापित कर दिया बंगाल में, और वहीं से शासन व्यवस्था शुरू हो गई। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, यह कूटनीति नहीं बल्कि सैनिक श्रेष्ठता की जीत थी। पी रॉबर्ट्स ने प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना अधिक उपयुक्त है। सर स्टीफन ने भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। तो इनकी कहावत को भी याद रखना, और ये सत्य भी है कि बक्सर के युद्ध ने जो है मामला पलट दिया। ठीक है, अब थोड़ा से हम प्लासी और बक्सर के तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करने से चीजें हमें याद रखना याद हो जाती हैं। तो आयाम क्या है, विजय की प्रकृति, मुख्य नेतृत्व, प्रभाव क्षेत्र, ऐतिहासिक कथन। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। कूटनीति, धोखा और विश्वासघात का ये विजय की प्रकृति थी इसकी। रॉबर्ट क्लाइव बनाम सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल बंगाल पर कठपुतली नियंत्रण स्थापित किया, अर्थात पूरी तरह से शासन स्थापित नहीं हुआ था। और प्लासी एक धोखा था, जो है जदुनाथ सरकार ने ये कथन कहा था। तो क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। बक्सर में क्या हुआ, ये वास्तविक सैन्य कौशल और सैनिक श्रेष्ठता का परिणाम था। विजय की प्रकृति ये थी। हेक्टर मुनरो बनाम त्रिपक्षीय गठबंधन था। तो त्रिपक्षीय गठबंधन में कौन कौन था, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और आपका शाह आलम द्वितीय थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा और अवध पर पूर्ण नियंत्रण किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। बक्सर ने, कहावत क्या है कि बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया, B.A. स्मिथ ने कहा था। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, तो कथन को याद रखना जरूरी है। अब प्लासी और बक्सर के इस पूरे मर्म आपको समझ गए होंगे कि ये पूरी कहानी क्या है, प्लासी और बक्सर किसके साथ हुआ, कब हुआ, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैधानिक लूट, इलाहाबाद की संधि हुई अगस्त 1765 में। तो 12 अगस्त याद रखिएगा, एक 12 अगस्त को हुई है 1765 को, और एक आपका 16 अगस्त को हुई है 1765 को। याद रखिएगा 1765 को जो संधि हुई है, क्लाइव की दूसरी भारत यात्रा थी। कुल 11 उपबंध थे इस संधि में, इलाहाबाद की संधि में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद की याद रखिएगा, इलाहाबाद की यह प्रथम संधि है और यह इलाहाबाद की द्वितीय संधि है। आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके साथ हुई थी, तो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि में क्या क्या हुआ था याद रखिएगा। तो इस संधि में शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जब संधि हुई 12 अगस्त को, इलाहाबाद की प्रथम संधि है, बात को याद रखिएगा। तो कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। तो राजस्व अधिकार जो है बंगाल के ये अवध के क्या कहते हैं, मुगल बादशाह के पास था। मुगल बादशाह से कंपनी के पास आ गया। कहाँ क्या, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसके पास आ गया, कंपनी के पास आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का जो अधिकार था, ये जो है कंपनी के पास किसने पहुंचाया था, किसने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय ने। किस संधि के तहत, इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि के तहत। इसके अलावा बदले में सम्राट को 26 लाख रुपए सालाना मिलेगा। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको भूराज जो दीवानी का अधिकार हमें दे देंगे, तो हम आपको 26 लाख रुपए वार्षिक सालाना हम आपको पेंशन के रूप में देंगे। अवध से छीने गए कड़ा और इलाहाबाद सम्राट को मिले। उत्तरी सरकार अंग्रेजों को की जागीर हो गई। तो इस याद रखना, इसमें ये सब संधियां की गई थी। इलाहाबाद की पहली संधि में कब हुई थी, 12 अगस्त को। याद रखिएगा, क्लाइव और किसके बीच में, याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय के बीच में। याद रखिएगा 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। सिराजुद्दौला के साथ संधि रॉबर्ट क्लाइव ने किया। इसमें नंबर 1 पर क्या था कि युद्ध क्षतिपूर्ति 50 लाख रुपए कंपनी को देना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि जो युद्ध हम आपसे लड़े हैं बक्सर का, उस युद्ध की क्षतिपूर्ति आप देंगे। तो सिराजुद्दौला को देना पड़ा 50 लाख रुपए। दूसरा,
अंग्रेजों को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ गई और बनारस के बलवंत सिंह को जागीर वापस करनी पड़ गई, अवध के नवाब को यह सब काम करना पड़ा, तब जाकर के इनका जो है जान छूटी। याद रखिएगा, तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि सिराजउद्दौला के साथ, क्लाइव के साथ हुई थी और प्रथम संधि आलम द्वितीय के साथ हुई थी। इसको अच्छे से याद रखना। ये संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त को हुई है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद रखना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बंगाल में द्वैत शासन की बात करेंगे। तो बंगाल में याद रखिएगा, जब इलाहाबाद की संधि हो गई तो बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ और बंगाल में द्वैत शासन 1772 में समाप्त हुआ। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि द्वैत शासन कब से कब के बीच में चला था। तो द्वैत शासन याद रखिएगा 1765 से लेकर के 1772 के बीच चला है। यह आपको टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। इसके अलावा द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन यह है क्या, हम आपको थोड़ा एक जो सरल भाषा में समझाएं। अगर तो अगर कोई भी क्षेत्र हो और उस क्षेत्र पर अगर दो तरह का शासन व्यवस्था स्थापित हो जाए तो उसी को द्वैत शासन कहते हैं। अब बहुत आसान से भाषा में इसको हम आपको समझा देते हैं जिससे आपको ये याद हो जाए। याद रखिएगा, जब द्वैत शासन लागू नहीं था तो बंगाल पे याद रखिएगा, बंगाल पर नवाब की नियुक्ति होती थी। ध्यान दीजिएगा, बंगाल पे नवाब की नियुक्ति होती थी। नवाब का काम क्या था, नवाब का काम था प्रशासन देखना और बंगाल के नवाब का ही काम था जो है दीवानी का काम देखना। और दीवानी का मतलब है कि भू राजस्व की वसूली करना। तो भू राजस्व की वसूली करना, प्रशासन, दोनों एक ही व्यक्ति के पास था और वो कौन था, बंगाल के नवाब थे। लेकिन जब द्वैत शासन लागू किया गया तो इस व्यवस्था को हटा दिया गया। अब क्या हुआ कि बंगाल एक ही है, बंगाल में एक तरफ दीवानी के अधिकार को रखा गया और एक तरफ निजामत के अधिकार को रखा गया। अब निजामत का मतलब होता है प्रशासन। एक समय था जब द्वैत शासन लागू नहीं था तो बंगाल पे नवाब होता था और नवाब दोनों काम देखता था, प्रशासन भी देखता था और दीवानी भी देखता था, भू राजस्व की वसूली भी वही करता था। लेकिन जब द्वैत शासन हुआ तो द्वैत शासन के तहत दोनों काम को बांट दिया गया। दीवानी का काम अलग कर दिया गया और निजामत का, प्रशासन का काम अलग कर दिया गया। इसी को नाम दिया गया द्वैत शासन। तो जो द्वैत शासन था, डोडबेन अधिकारों और उत्तरदायित्व के बीच की ये तलाक था। ये शब्द इस तरह इस्तेमाल किया द्वैत शासन के लिए। द्वैत शासन में याद रखिएगा दो भागों में बांटा गया। एक तरफ दीवानी का काम हो गया। अब दीवानी का काम कौन देखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। और एक तरफ प्रशासन का काम हो गया। अब प्रशासन या प्रशासन को हम क्या कह सकते हैं, निजामत कहते हैं। तो ये काम बंगाल का नवाब देखेगा और उसके लिए नियुक्त किसको किया गया, नजमुद्दौला को नियुक्त किया गया कि नजमुद्दौला ही प्रशासन देखेंगे। और दीवानी का काम के लिए 3 उप दीवान नियुक्त किए गए। याद रखिएगा कैसे, दीवानी राजस्व वसूली के लिए 26 लाख में मुगल सम्राट से प्राप्त हुआ था दीवानी का अधिकार। संपूर्ण धन और वास्तविक शक्ति दे दी गई। उत्तरदायित्व शून्य, सीधे जनता के संपर्क से बचाव किया गया। अर्थात अब भू राजस्व की वसूली कंपनी करेगी, इसमें नवाब का कोई योगदान नहीं होगा। नवाब का काम क्या था, निजामत और अर्थात प्रशासन और पुलिस। तो 53 लाख रुपए देकर के नवाब से कार्यभार लिया, पर जिम्मेदारी नवाब को ही दे दी गई। अब नवाब प्रशासन देखेगा। अधिकार शून्य थे, कोई संसाधन या धन नहीं था। उत्तरदायित्व कानून और व्यवस्था बनाना नवाब का काम था बिना पैसे का। याद रखिएगा, इसी को नाम दिया गया द्वैत शासन। अब द्वैत शासन के तहत ही जो भू राजस्व की वसूली थी, ये काम किसको दिया गया, तो ये काम दिया गया 3 उप दीवान को। किसको किसको, आप मैप पे देखिएगा तो देखो लिखा है, उप दीवान जो नियुक्त किया गया, बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया। इन्हें नाजिम का कार्य सौंपा गया। अब बंगाल की भू राजस्व की वसूली का काम कौन करेगा, मोहम्मद रजा खां करेंगे। ये देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा,
बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया और उड़ीसा में राय दुर्लभ राय को नियुक्त किया गया। अब ये 3 अलग अलग क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली करेंगे और उसको कंपनी को दे देंगे। अब कंपनी को डायरेक्ट लाभ होने लगा बंगाल के भू राजस्व से। राजनीति का काम अंग्रेजों ने नहीं लिया, प्रशासन का काम नहीं लिया, उसके लिए किसको नियुक्त किया था? उसके लिए नजमुद्दौला को नियुक्त कर दिया। बिना पैसे के उनको कहा गया कि आप बंगाल का शासन देखेंगे, प्रशासन देखने से हम अंग्रेजों का कोई मतलब नहीं है, आप देखिए। लेकिन दीवानी का अधिकार जो है कंपनी ने अपने हाथ में रख लिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जहां 2 शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं। भू राजस्व की वसूली का काम ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रशासन का काम नजमुद्दौला के नेतृत्व में एक जो है क्या कह सकते हैं साधारण सा नवाब के पद पर बैठा व्यक्ति कर रहा है। लिखा है इस व्यवस्था ने कलायुग को प्रत्यक्ष नियंत्रण और के उत्तरदायित्व से खुद को बचा लिया। तो याद रखना, अब जिम्मेदारी किसकी होती? प्रशासन की, कलायु की। तो कलायु ने एक तरह से क्या कह सकते हैं पैसा भी ले लिया और प्रशासन भी नहीं चला रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बच गया। आगे बढ़ते हैं। डाकुओं का राज द्वैत शासन का परिणाम साबित हुआ। भ्रष्टाचार खूब बढ़ गया, अराजकता और भयंकर लूट शुरू हो गई। कलायु ने इसे रोकने के लिए 1765 में, याद रखना, आपका क्या कहते हैं सोसाइटी फॉर ट्रेड बनाया, पर वो विफल रहा। उद्योगों का खूब पतन हुआ। भारतीय जो हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग नष्ट हो गए। ब्रिटेन को निर्यात भारी शुल्क होने लगा। 1760 का अकाल पड़ा, बंगाल पर भयानक अकाल पड़ा जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। तो याद रखना, एक तरफ अकाल पड़ गया, एक तरफ प्रशासन सही नहीं था, दीवानी के तहत लूट खूब हुई। तो बंगाल को जितना लूटना था, जितना बर्बाद करना था, वो द्वैत शासन में हुआ। तो द्वैत शासन शुरू हुआ है 1765 में, समाप्त हुआ 1772 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चल करके के.एम. पनिक्कर ने कहा था यह डाकुओं का राज था। किसको? द्वैत शासन को। कॉर्नवालिस ने 1765 और 84 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी सरकार संसार के किसी सभ्य देश में नहीं थी। ये क्या किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि 1765 से और 1784 तक इतनी लूट हुई, ऐसी भ्रष्ट सरकार दुनिया में कहीं थी ही नहीं जैसी बंगाल में काम कर रही थी। जो मन हुआ वो लूटा गया, जितना मन हुआ उतना लूटा गया, जितना मन हुआ उतना शोषण किया गया लोगों का। इस सब काम हुआ, याद रखना, कब? जब द्वैत शासन चलाया गया बंगाल में, तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो प्लासी ने मार्ग खोला, बक्सर ने मोहर लगाई और इलाहाबाद की संधि ने लूट को वैधानिक बना दिया। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं। अब आप देख सकते हो बंगाल एक खजाना हो गया। अब यहां से सोना ला ला के गलाया जा रहा है, एक तरफ युद्ध हो रहा है। तो 2 तरीके से जो है भारत को नष्ट करना शुरू कर दिया। बंगाल की बिसात पर बिछाया गया यह द्वैत शासन केवल एक प्रशासनिक नीति नहीं थी, यह एक सुनियोजित वित्तीय इंजन था जिसने बंगाल को लूटने में बड़ा योगदान किया। ठीक है, आगे चल के द ग्रेट शिफ्ट, बंगाल के उसी राजस्व का उपयोग कर अंग्रेजों ने अपनी सेनाओं का वित्त पोषित किया और पूरे भारत को जीत लिया। एक व्यापारिक कंपनी अब एक क्रूर संप्रभु साम्राज्य बन चुकी थी। तो एक तरफ बंगाल को लूट रहे हैं और एक तरफ युद्ध के द्वारा अलग अलग राज्यों को जीत रहे हैं उसी समय। याद रखना, इस तरह से उन्होंने नीति के तहत जहां जैसी नीति पाया उस नीति के तहत भारत को लूटने का प्रयास किया। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण था, बंगाल के नवाब और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जितना हमारी क्षमता थी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको सारी क्लासें वहां मिल जाएंगी, कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। अब कोई अगर दिक्कत आती है, आपको परेशानी होती है, तो दिए गए नंबर पे आप जो है कॉल करिएगा और जो है कोई भी कठिनाई होगी तो आपको दूर किया जाएगा। आपको ये जो है PDF कहाँ मिलेगा? उसी एग्जाम वेब ऐप पे मिल जाएगा, तो आप जाकर के वहां ले सकते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।